जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत कुछ भाग कल किए थे क्लास 6 पॉलिटी का, और कुछ जो बचा है वो आज देखेंगे। और जो पहले वाला जो नहीं देख पाए हैं, पहला पार्ट, वो देख लीजिएगा। आप एप्लीकेशन से और यूट्यूब से जुड़ करके इसे देख सकते हैं। तो जहां तक हो गया है उससे आगे बढ़ते हैं। यहां से होगा एनसीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी से। ठीक है। अध्याय पहला चैप्टर है इसमें। दिख रहा है सबको? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी को दिख रहा है? इससे बड़ा नहीं हो सकता है। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। इस चैप्टर क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले भारत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वास्को डिगामा। और किस रास्ते से होकर के आया था भारत? समुद्री मार्ग से भारत आया था। ठीक है। और कितने ईस्वी में भारत आया? 1400 में। किस राज्य के बंदरगाह पर पहुंचा? केरल राज्य के बंदरगाह पर पहुंचा, और राज्य के कालिकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। और किस राजा ने स्वागत किया था? जमीन ने स्वागत किया था। यदि प्रश्न पूछा जाए जमोरिन तो स्वागत किया था, रास्ता खाने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? तो इसका आंसर इस बार क्यों नहीं हल्ला हुआ? जो सामने लिखा रहता है उसी पर हल्ला होता है। तो रास्ता दिखाने वाला है अब्दुल मजीदी। कौन है? पहला पुर्तगाली गवर्नर का नाम बता कोई। अल्मीडा पहला है। और ये चीज है विविधता एनसीईआरटी वाला में। इब्न बतूता ने मुसलमान के जीवन का वर्णन किया। और कौन सा पुस्तक लिखा? रेहला या रहेला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेहला बोलिए कि रहेल बोलिए, की बात होगा। ठीक। तो रेहला नामक पुस्तक लिखा। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक समय के भारत के बारे में लिखा। उस समय के लोग कैसे रहते थे था। ये किस पुस्तक में? रेहला नामक पुस्तक में। और जाएगा इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। कितने से आया था? 1333 ईस्वी में था। कितने ईस्वी में आया था? 1333 ईस्वी में। किसके दरबार में आया था इब्न बतूता? गले में जूता पहन के करता फुर गाना है। नहीं सुने आप लोग? सुनिएगा। इब्न बतूता गले में जूता पहन के करता है फुर। हंस रहे हैं? गाना है। ठीक है। डेड इसका मूवी का गाना है, लोग जाके सुन लीजिएगा। बस आपको याद करना है इब्न बतूता और किसके समय बाद आया था। तो मोहम्मद तुगलक एमबीटी कितने इसमें आया? तो 1333 में आया। और सब पुस्तक लिखा, पहला लिखा, क्या लिखा? उस समय जो भारत में देखा वही चीज लिखा है। किस लेखक ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है? अमीर खुसरो ने। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तान। सुल्तान कहाँ का? बंगाल का, उड़ीसा का, दिल्ली उस समय राजधानी थी पूरे भारत पे, जो राज चलता था दिल्ली सल्तनत वंश का नाम था। मतलब उस उस पीरियड सभी राजा दिल्ली सल्तनत के राजा हुए। और इसमें कुल कितने शासक हुए? कितने वंश हुए? 5। गुल, खिले, तो से तुगलक, सांस से सैयद, लो से लोदी। ठीक है। ये ट्रिक है, लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। गुल, खिले, तो, सांस, लो। ठीक है। गुल से गुलाम वंश, गुल से गुलाम वंश। खिल से खिलजी वंश, खिल से खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश, तुगलक वंश। सांस से सैयद वंश। लो से लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम वंश लोधी वंश। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। चलिए
इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किस शहर में है जलियांवाला बाग? अमृतसर। किस राज्य में है? पंजाब में है। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते से तिब्बत पहुंचा। बुद्ध धर्म जो है भारत से तिब्बत कैसे पहुंचा? लद्दाख के रास्ते से तिब्बत पहुंचा। और तिब्बत में बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। किस धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं? बौद्ध और इस्लाम। भारत की ताकत का स्रोत क्या है? विविधता में, विविधता में या अनेकता में एकता, विविधता में एकता या अनेकता में एकता। हम लोग अलग 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 रंग रूप भाषा बोली विचार जाति धर्म स्वभाव खान पान रहन सहन के रहते हुए भी एक साथ है। क्या आपके बगल में कोई बैठा है तो आप दोस्ती करने से पहले उससे पूछे थे कि तुम किस देश के हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, क्या खाते हो? नहीं पूछे, बगल में बैठा लिए। सांपो बिल्ली खाता तो बैठा लिए। हाँ, तब पता चलता। अर्थात हम लोग अभी अभी कोई बच्चा आपके घर का मेरे घर का कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ेगा। अच्छा, यहाँ लोकल है तो धीरे धीरे लोग जान जाता है सबको सबके बारे में, खान पान रहन सहन के बारे में, जाति धर्म के बारे में। यदि हम कोई बच्चा आपके घर का मेरे घर का कोई बच्चा दिल्ली में कोटा में कहीं पे पढ़ रहा है तो क्या करेगा? वो जाति धर्म पूछेगा? नहीं पूछेगा। यही हमारी ताकत है। नहीं, मतलब विविधता है भी एकता है, हम लोग एक है। जैसे ही भारत की बात आएगी सबका सब उतना ही परेशान होता है, उतना ही खून खोलता है। भारत की हार, भारत की पराजय, भारत पाकिस्तान का मैच, भारत चीन का युद्ध होता है ना। अर्थात हम लोग में एकता है। आप अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग बोलते, आप अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, फिर भी एकता में एकता है। चलिए, ओणम पर्व में कौन प्रतियोगिता होती है? 9 प्रतियोगिता। आपने फिगर में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, एक 9 होता है सांप के आकार का, लंबा 9 है। सब जगह थोड़ा सा इसको खेने वाला लगा रहता है। ज्यादा आदमी बैठता है, एक लाइन में कतार में बैठा है, फिर दूसरे कतार में बैठा है। एक्चुअली 9 है। प्रतियोगिता हो रहा है कि इस किनारे से उस किनारे कौन प्ले पहुंचेगा, जो पहुंचेगा वो जीतेगा। ये 9 प्रतियोगिता। अच्छा, पतंग प्रतियोगिता होता है कहाँ पे, किस पर्व में? मकर संक्रांति में। और खासकर पतंग प्रतियोगिता किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। छोटा तिब्बत से कहते हैं लद्दाख को, क्राइस्ट को। ये व्यक्ति है द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। और लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कौन सा इलाका है? रेगिस्तान। अब आपके मन में आएगा कि रेगिस्तान तो केवल सर राजस्थान में ही है ना। अच्छा, दूसरा है। अच्छा, लद्दाख और राजस्थान में जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है, दोनों में क्या अंतर है? आपसे क्वेश्चन है, रुकिएगा। कि अंतर हम पूछे, अंतर क्या है दोनों में? वहां भी रेगिस्तान है, राजस्थान में भी रेगिस्तान और लद्दाख में भी रेगिस्तान। अंतर बताइए, अंतर बताइए। से सभी कोई बता सकते हैं? देखिए, सही जवाब ये है, रेगिस्तान का मतलब जहां, गलत जवाब, बालू बालू ना, जहां वनस्पति ना उगे। रेगिस्तान का मतलब जहां वनस्पति ना उगे। वनस्पति में घास, फसल, वृक्ष सब कुछ आ जाएगा, ये वनस्पति है। जब वनस्पति ना होगे तो बालू ही बालू जहां हो वहां भी वहां वो भी रेगिस्तान हो, वहां भी वनस्पति नहीं। और जहां बर्फ ही बर्फ हो वहां भी घास, रेगिस्तान है कि बर्फ का रेगिस्तान है। तो ये अंतर यही है। तो लद्दाख में जम्मू कश्मीर के भी हिस्से के पहाड़ियों में बसा है, रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होने से भी रेगिस्तान बनता है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में भी बारिश नहीं होती है, और लद्दाख के उस इलाके में जहां बर्फ ही बर्फ है वहां भी बारिश नहीं होती है। तो इसीलिए दोनों में रेगिस्तान है, और एक बर्फ का रेगिस्तान है और एक बालू वाला रेगिस्तान है। समुद्र तट के ग्रामीण प्रमुख रूप से समुद्र से मछली पकड़ता है। ये बात तो सब समझते हैं, मछली पकड़ लेते हैं। और मछुआरे द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को क्या कहते हैं? कैंटामरेन। केटामरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटामरेन। ये आपको सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, और आप लोग से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
ठीक है। मछुआरे द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह के नाव को क्या बोलते हैं? केटामरेन। और फेक जिला कहाँ पे है? नागालैंड में है। और भारत के शहरों की संख्या लगभग 4,000 प्लस है। लद्दाख के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछ देगा, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? ऊंट से, भेड़ से, बकरी से, या फिर खरगोश से? बकरी से। तो वही चीज कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। अंगोरा होता है खरगोश से, खरगोश से अंगोरा ऊन, और पश्मीना ऊन ये बकरी से। केरल की मिट्टी में किस चीज की खेती होती है? लौंग, काली मिर्च और इलायची की खेती होती है केरल में। केरल में। और यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो मसाला का उत्पादन होता है केरल में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। और भारत विविधताओं का देश है। बहुत सारे बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में किस हिस्सा में पूछ देगा, किस हिस्सा में है, का जवाब देंगे पूर्वी हिस्सा में है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा में है। लद्दाख के लोग किस धर्म को का परिचय 400 वर्ष पहले हो गया था? 400 वर्ष पहले हुआ था इस्लाम धर्म का परिचय। आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं एनसीईआरटी का, विविधता एवं भेदभाव। ठीक है। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? अनुसूचित। अनुसूचित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल का मतलब उनको प्रमोट करने के लिए, उनमें शिक्षा का अलख जगाने के लिए, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए उन्हें अनुसूचित वर्ग में रखा गया है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है। भारत की अधिकतर आबादी गांव में रहती है। और भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्म को मानते हैं हम लोग, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है जी। जिस सभी धर्म के लोग रहते हैं इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है। सरकार धर्मनिरपेक्ष इसीलिए है क्योंकि सरकार जब राम मंदिर बनता है तो जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करते, इसीलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष है। इसीलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष है कि अभी वर्तमान की जो सरकार है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो भी गए, और कहीं पे मस्जिद बनेगा तो भी जाएंगे, इसीलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष है। जाएंगे तबे होंगे, अभी नहीं गए हैं कभी तो नहीं है हम लोग अभी धर्मनिरपेक्ष। बहुत बड़ा लोचा है। बताइए, धर्मनिरपेक्ष बोलिएगा ना। अब समझ लीजिए, संविधान में जो लिखा है वो अलग धर्मनिरपेक्ष है, और अभी जो सरकार लेके चल रही वो अलग धर्मनिरपेक्ष है। समझ रहे बातों को? समझिए बात को। सरकार अभी पावर में है तो अपने पावर के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दे रही है। को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। सरकार का कोई धर्म नहीं है, ये है धर्मनिरपेक्ष। सरकार किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, न किसी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए अलग बात है। बात करें आबादी गांव में रहती है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? महार जाति के। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1600। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को। और 1956 में वो धर्म को अपनाया था। कितने ईस्वी में? 56 में। और मृत्यु कब हो गई थी? 56 में। है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, आप वोट हम भी दे सकते हैं। हम खान पान, रहन सहन, बोले, विचार, भाषा, नौकरी, पैसा क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। हम भी वोटिंग कर सकते हैं। मन हो तो हम अपनी नौकरी छोड़ के एमपी एमएलए सब चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति तक के लिए खड़े हो सकते हैं, यदि हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब। यह है लोकतंत्र। यह है लोकतंत्र के अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका का काम बताइए? विधि बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम?
उसे लागू अवलोकन करना। हमारे देश में किस अब 18 हो गया है। वो कितना है? अभी तो 21 बोल रहा था। शादी करने का एज याद आ रहा है। लड़की का कितना हो गया अब शादी करने का एज? लड़का का? लड़की का कितना हुआ? 21। लड़का का? आप लोग का 21 है? अपना ये नहीं याद है? ठीक है, तो बस लड़के की में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। हाँ, चलिए ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष पहले वोट डालने का अधिकार था, उसे 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 में, 1989 में। ठीक है, ये याद ऐसे करके याद रख लीजिए। किसी का 5 साल पहले, किसी से 10 साल पहले, किसी से 15 साल पहले, किसी से 20 साल पहले। 2009 में जन्म वाले भी है इसमें क्या? 9 वाले होंगे तब कितना हो गया 9 वाले के लिए? 30 साल, ये सॉरी 20 साल, 20 साल नहीं ना है। 2000 के बाद वाले जन्मदिन वाले है कोई? हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4, 2000 के बाद है। चलिए कोई बात नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। चलिए कोई बात नहीं। चलिए 4 स्टूडेंट है 2000 बाद जन्म हुआ जिनका। चलिए बात वो नहीं था, बात ये था, आपको याद हो जाएगा ना हमेशा के लिए। संविधान संशोधन कौन सा? 61वां। इकसठवां संविधान संशोधन, वयस्क मताधिकार। ओह, अब जमाना बदल रहा है। किसी परीक्षा में पूछ लिया कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइजी का एज क्या है, सब एक दूसरे का ऐसे मुंह देख रहा था। किसी, ठीक है कोई बात नहीं, बता दिए ना। एडल्ट मतलब वयस्क, फ्रेंचाइजी मतलब मताधिकार। इंग्लिश में पूछ दिया, हिंदी लिपि में पूछ दिया, और ऐसा प्रश्न अब आता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी है। 2 4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है थोड़ा इंग्लिश भी पकड़ बनने से। समझ गए सभी? पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का ऐसे पूछ गया है प्रश्न में प्रीवियस ईयर। ठीक है, और कोई कोई गलत दिमाग भी लगा लिया, एडल्ट का मतलब वो एडल्ट मूवी वाला तो ना है, किसको एडल्ट मूवी देखने वाला है? बदमाश सब है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है ये? दिल्ली में है। लोग अपने भी चुनाव करते हैं, कैसे करते हैं आप? प्रत्यक्ष रूप से। आप अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि हम लोग जिसको चुनते हैं वो चुनता है
राष्ट्रपति को, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है और हम लोग जिनको वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मीनिंग समझिए, खास करके पॉलिटी पे पकड़ बनाने वाले लोग, छोटे छोटे टर्म पे पकड़ बनाएगी। होता क्या ना, रिजल्ट कहाँ रुकता है। बड़ा क्वेश्चन आप भी बना लेंगे, मीडियम क्वेश्चन आप भी बना लेंगे, छोटा क्वेश्चन आपसे गलती हो गया तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए छोटे क्वेश्चन पे भी पकड़ बनाइए। छोटा क्वेश्चन वही एडल्ट फ्रेंचाइजी, छोटा क्वेश्चन यही कि प्रत्यक्ष कौन है अप्रत्यक्ष कौन है, ये छोटा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार 1928 में मिला था। अच्छा, ये देखिए, ये क्या सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला अधिकार, महिला मताधिकार से ये मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था। ठीक है। जिस तरह से नील आंदोलन में आप अनुमान लगाते हैं नील आंदोलन क्यों चला था? नील की खेती कर जो होता था जोर जबरदस्ती, उससे जो शोषण होता था लोगों को, उससे राहत पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए नील आंदोलन हुआ। ठीक उसी तरह से सफ्रेज आंदोलन जो हुआ, सफ्रेज मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आंदोलन, ये मताधिकार के लिए। महिला का मानना था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए मत देने का। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक है। अमेरिका में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। इंग्लैंड में 1928, अमेरिका में 1920। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या है? तो देखिए हाँ हाँ, सबको मिल गया। महिला बोली, अमेरिका में महिला को वोट डालने का अधिकार 1920 में है, और ये क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार 1928 में मिला है। ठीक है। इसमें सबको सबको था, सभी वर्ग को, सभी वर्ग में था। आइए, लोकतांत्रिक सरकार, जब जब लोकतंत्र की सरकार होता है तो उसमें क्या होता है, तो हर एक पहलू पर ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बांध बनाना, ये भी सरकार का काम है। अच्छा, मेटूर बांध किस नदी पे है, प्रश्न पूछा जाता है, किस राज्य में है? और ट्रिक क्या बनाए थे? मैं तू और कावेरी, तमिलनाडु जाएंगे। मैं तू, तू, हाँ, मेटूर, ट्रिक बन गया, काम खत्म। दिमाग मत लगाइए क्या क्या है। मैं तू और कावेरी, तीन आदमी जा रहे हैं। कौन कौन? मैं और तू और कावेरी। कहाँ जा रहे हैं? तमिलनाडु। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति कब समाप्त हुआ? 1994 में। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति समाप्त करने वाले व्यक्ति? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, या फिर एक और व्यक्ति है, मार्टिन लूथर किंग। कौन है? नेल्सन मंडेला है दक्षिण अफ्रीका से, और मार्टिन लूथर किंग है अमेरिका से। ठीक है। कावेरी नदी पर दो राज्यों का जल विवाद है। किन किन राज्य का विवाद है? तमिलनाडु और कर्नाटक। पंचायती राज दिखेगा। आप लोग, आप लोग का घर, इसमें से किसी का भी घर नगर परिषद में पड़ता है? हाथ उठाएंगे। एक स्टूडेंट का, दो स्टूडेंट का, तीन स्टूडेंट का, तीन का है। अच्छा, ग्राम पंचायत में देखें, ग्राम पंचायत? अच्छा, बाद बाकी लोग ग्राम पंचायत से ही है। ठीक है, कोई नहीं। ग्राम सभा देखें, ग्राम सभा जानते हैं, परिचित है ग्राम सभा से? क्या होता है ग्राम सभा में? मुखिया गांव के लोगों के साथ बैठक करते तो वो ग्राम सभा है। आप ग्राम सभा के सदस्य हैं? इसमें से कौन कौन है ग्राम सभा के सदस्य? हाथ उठाएंगे। अर्थात सही बात है, यही समझाना था हमको, इसीलिए हाथ उठवा दिए, मेहनत करवाए आप लोग से। आपका मतदान, मत देने का अधिकार है तो आप ग्राम सभा के सदस्य है। अर्थात ग्राम सभा जब होगा, मीटिंग मुखिया कराएगा, तो उसमें आप जाकर बैठ सकते हैं। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है ग्राम सभा के लिए, और वोट डालने का अधिकार तो 18 मिल जाता है, उसको नहीं है, 21 वाले होंगे। और हरियाणा में पंचायत राज के कितने स्तर है? 3 है। बिहार में कितने स्तर है? 3। बिहार में भी 3। 3 स्तर। कौन कौन स्तर? एक जिला स्तर, एक पंचायत स्तर, एक ग्राम स्तर, 3 स्तर है। ठीक है। और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को सचिव कौन संभालता है? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को ग्राम सचिव, ग्राम सचिव मतलब सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। ठीक है। पंचायत सेवक जिसको बोलते हैं। पंचायत के काम को किसके द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है? अप्रूव किया जाता है। जो भी काम होता है पंचायत का, ग्राम सभा के द्वारा, सब मीटिंग करके आपस में बैठ करके। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। अच्छा, एक बार जवाबदेह का क्वेश्चन आया तो एक दो क्वेश्चन और करवा देते आप लोग को, रिवीजन करवाते, बहुत लोग को पता भी होगा। अब बताइए, व्यक्तिगत रूप से
लोकसभा के प्रति कौन जवाबदेह है? व्यक्तिगत, सॉरी, हाँ, व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति कौन जवाबदेह है? सामूहिक रूप से कौन है? सामूहिक रूप से संसद के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति सांसद, और लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप और सामूहिक रूप। सामूहिक रूप संसद, संसद समूह, संसद एक समूह है, और राष्ट्रपति व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार, उत्तरदायी पूछे, रिस्पॉन्सिबल पूछे, ध्यान रखेंगे जमाना बदल रहा है, रिस्पॉन्सिबल ही दे देगा, जिम्मेदार देगा, उत्तरदायी दे देगा, एक के बात हुआ। वो कौन होगा? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, और सामूहिक रूप से संसद, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाता कौन है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किनको है? मुखिया को। और जो भी खर्च और निर्णय हुए है उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ग्राम सचिव। ग्राम सचिव रखेगा। और ग्राम सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा। अभी हुआ ना, आप लोग फॉर्म भी भरे हैं पंचायत सेवक का, है ना। ग्राम पंचायत के कार्य स्थानीय कर लगाना, जो मेला का कर होता है, हटिया का कर होता है, मवेशी हाट होता है, हाट उसका कर लेता है, मेला लगता है उस पर कर लेता है सभी दुकानदार से, एवं इकट्ठा करना, और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। सरकार जो गांव के लेवल पे रोजगार लाई है उसे लागू करना। अच्छा, रंगभेद नीति के खिलाफ सबसे लंबा संघर्ष किनके द्वारा किया गया था? नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के, अफ्रीकी नेता थे। और इसके लिए जेल में उन्होंने जेल में सजा भी काटी, और बाद में क्या नियुक्त हुए? राष्ट्रपति नियुक्त हुए। चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? रंगभेद नीति होता है। अच्छा, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। ये निचोड़ है आपके सिविक्स का, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या है, और सबसे ऊपर वाला स्तर क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद ऊपर वाला है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, बीच वाला ब्लॉक स्तर पे होता है प्रमुख या ब्लॉक पंचायत समिति, जो भी कहिए। लोकतांत्रिक सरकार की खूबसूरती क्या है? पंचायती। अच्छा, राज व्यवस्था सत्ता का विकेंद्रीकरण है, या विकेंद्रीकरण का उल्टा क्या होगा? केंद्रीकरण। चलिए, केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण या केंद्रीकरण। चलिए, हमको समझा सकते हैं कोई तो समझाइए, कॉन्सेप्ट कितना हम चेक कर लेंगे। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ और केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? हमको इस सेंस में समझाइए कि राज व्यवस्था सत्ता का केंद्रीकरण है, इसका क्या मतलब हुआ? ये है केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण? कोई नहीं समझा पा रहे हैं, समझाइए ना, क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों हिचक रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं? फ्रैंकली बोलिए, बताइए क्या हुआ। एक स्टूडेंट तो बोला, जो भी समझ में आया उनको, आप लोग भी बोलिए। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, नगर निगम। ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। और जवाब देने वाले सतर्क रहेंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा कि इसका आंसर आप किस आधार पे ए दे रहे हैं, किस आधार पे बी दे रहे हैं, किस आधार पे सी दे रहे हैं, किस आधार पे डी दे रहे हैं। सतर्क रहेंगे, नहीं दिए तो समझा जाएगा कि आपने अटकड़ी मारा है। जल्दी जवाब दीजिए, चलिए। बी,
राज्य सरकार। चलिए जल्दी 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 से, इतना समय नहीं है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी जवाब दीजिए, यूट्यूब वाले, एप्लीकेशन वाले, देख रहे हैं आप लोग का जवाब। कौन है बी वाले? बी वाले क्यों है बी? आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। नियंत्रण, केंद्रों पर नियंत्रण। अच्छा इसीलिए, बोलिए जल्दी से जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, कुछ और दीजिए ना, कारण बता दीजिए, बोलिए आप, दीजिए जवाब। पॉलिटिकल स्टूडेंट है, पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप दोनों दीजिए, कोई नहीं, कुछ और दीजिए, जो समझ में आ रहा है वही दीजिए। कुछ नहीं है। डी, कारण बताओ। राज चलाता इसीलिए। गलत जवाब। इधर आप बोलिए जल्दी से, इतना समय नहीं है, इतना बारी बारी से पूछेंगे, जल्दी से। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, बोले ना। रट्टा मार पढ़ाई का समय दौड़ गया। अब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है एग्जाम में, और ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। कोई नहीं दे रहा है ना? इसका आंसर देख लीजिए। हाँ दोनों। अब पूछिए, समझिएगा। हिटलर का शासन केंद्रीय शासन था, केंद्रीकरण शासन था। अर्थात जब पूरे देश का शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो तो केंद्रीकरण शासन हुआ। पूरे देश का शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, और शक्ति का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा अपने निचले स्तर तक कर दिया जाए, वो विकेंद्रीकरण है। अर्थात केंद्रीकरण का उल्टा है विकेंद्रीकरण। आया समझ में? सत्ता का हस्तांतरण जब निचले स्तर तक कर दिया जाए तो वह व्यवस्था विकेंद्रीकरण कहलाता है। और जब सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का पावर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए तो वह व्यवस्था केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाता है। और यदि कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे केंद्रीकरण व्यवस्था का, तो आप जवाब दीजिएगा जितने भी तानाशाह शासक था, वो सारा सत्ता, सब पावर, सभी पावर केंद्रीय मतलब विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का अपने हाथ में ले लिया था। वो पावर था क्या? केंद्रीकरण का। और सत्ता जब निचले स्तर पे, गांव लेवल पे, ग्राम लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे बांट दिया है। वार्ड लेवल पे भी एक लोग है सरकार चलाने वाला, सरकार का अंग, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो यही आंसर होगा। और जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो इन दोनों से कोई एक ही ऑप्शन रखेगा। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये था, और यही सब कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए आपको पढ़ना है जम के। आइए गांव का प्रशासन देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में आया था। इसमें क्या था, कल बताए थे, जल्दी से जवाब दीजिए। तो क्या था इस नियम में? माँ, बेटा, बेटी, सबका अधिकार है संपत्ति में। हाँ। पटवारी के काम क्या है? निरीक्षण करना, तहसीलदार मतलब वसूलना, ये दोनों काम, वसूली करना। किस चीज का वसूली? टैक्स का। और राजस्व, राजस्व। पटवारी का काम है भूमि को मापना और भूमि का अभिलेख रखना। अभिलेख मतलब लेखा जोखा। भू राजस्व की वसूली करना, भू राजस्व कर्मचारी का काम है। पटवारी का अन्य नाम है लेखापाल, लेखपाल या लेखापाल दोनों बोलते हैं। लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। अच्छा, मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1,000 व्यक्ति पर जीवित मृतकों की संख्या को मापा जाता है, मृत्यु दर है। और जन्म दर क्या होता है? प्रति 1,000 में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर होता है। और प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म और मृत्यु पर अंतर। अंतर एक, सपोज करते 600 जन्म लिया है, 600 जन्म लिया है और 200 की मृत्यु हो गई है, तो 400 जो है ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला में कन्वर्ट करे तो होगा प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में।
वो अच्छा एक ही चीज लिख सकते हैं, या तो वर्ग लिखे थे किलोमीटर, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, अब बट्टे जनसंख्या, यही ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा रुक एक सेकंड, एक सेकंड, 220 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अच्छा नहीं, ऊपर में जनसंख्या, ऊपर में जनसंख्या, ऊपर में जनसंख्या, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, सुधार कर लिए, ये गलती था, गलती से गलत बता रहे थे, उसको सुधार कीजिए आप लोग भी। सबसे ऊपर में रहेगा जनसंख्या, नीचे रहेगा क्षेत्रफल। कैसे आइडिया आया, कैसे हम अपने आप में सुधार ले आए, तो हम याद किए कि जनसंख्या घनत्व कैसे लिखा रहता है, प्रति व्यक्ति वर्ग, प्रति व्यक्ति 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो व्यक्ति पहले आया, प्रति मतलब बट्टे, वर्ग किलोमीटर बाद में आया, तो वर्ग किलोमीटर मतलब क्षेत्रफल, ऐसे याद रखेंगे सभी, ये चीज है। पृथ्वी के पृष्ठ पर इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ है? 1985 में। और एक जवाब दीजिएगा सभी, इस मंत्रालय का नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया अब? शिक्षा मंत्रालय। और उनके मंत्री कौन है? सही जवाब है, जोर से बोलो, बोल रही हो इधर से, कोई तो बोल रही हो, अरे बिहार में था, कब था, अब वो भी गया। बिहार में पहले कौन थे? चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। उनके बाद बने आलोक मेहता, और वो भी गए, मतलब सरकारी चली गई, तो वो कहां से बचे? अब वर्तमान में कौन है? बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में कौन है? चौधरी है, कौन? विजय चौधरी, ठीक है, ये बिहार के हुए, लेकिन केंद्र के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। आइए नगर प्रशासन पढ़िए, ग्राम पंचायत देख लिए, नगर प्रशासन देखिए। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? संपत्ति कर, संपत्ति, सबके संपत्ति पर टैक्स लगाता है, ठीक है। पानी और अन्य सुविधा का कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, और खास करके अभी जो हम नगर निगम नगर परिषद में घर बना रहे हैं, तो होल्डिंग टैक्स कटवाए हैं, तो ये भी होल्डिंग टैक्स है, ये भी एक टैक्स है, ये नगर निगम ही लेता है। नगर पालिका के तहत एक शहर को वार्ड के अंदर अनुसार विभाजित किया जाता है, और प्रशासन के छोटे कस्बों में शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटा छोटा विभाजन किया जाता है वार्ड में। और नगर निगम के आय का स्रोत क्या है? कर से आय, टैक्स से आय आता है, सरकार से आय आता है, मेले से आय आता है, ठीक है, मेला जो लगा है इसे भी आय आएगा, किसको आएगा? नगर निगम, नगर परिषद को, नगर निगम को, जहां पे जो है। नगर पंचायत जहां होगा, नगर पंचायत को। अच्छा, अभी नगर पंचायत बना है इस जिले में, अपने जिले में 2 नगर पंचायत कौन कौन बना है, सबको पता है? यस, और त्रिवेणीगंज, राघोपुर को भी बनाया है, ठीक है, ये सभी देखेंगे। नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी है, अलग अलग पार्ट है। सबसे बड़ा कौन होता है? नगर निगम, उससे छोटा नगर पालिका। सहरसा नगर पालिका बना है, सॉरी नगर निगम बना है, सहरसा नगर निगम बना है, उससे छोटा नगर पालिका होता है। मतलब नगर पालिका और नगर परिषद एक ही है, और नगर पंचायत सबसे छोटा है। नगर निगम मतलब बड़ा होगा, जैसे कि बड़ी जनसंख्या, ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, हाँ, तो ये सभी नगर निगम में आ जाएगा। आइए 8 नंबर चैप्टर देखते हैं। कलेरिया पट्टी है, पट्टू है, ये कहाँ का राज है? दक्षिण का, और दक्षिण में केरल का, सॉरी, ये कलेरिया पट्टू जो है दक्षिण जो राज केरल का एक युद्ध कला है, युद्ध कला है। युद्ध कला आप लोग को बताए थे, मार्शल आर्ट में कुछ कुछ बताए थे, मार्शल आर्ट में कुछ कुछ बताए थे, उसी तरह से कलेरिया पट्टू जो है ये एक मार्शल आर्ट है, कराटा का, कराटा टाइप का, और ये कहाँ का है? केरल का है। और रबी, रबी फसल जो ठंडी के मौसम में बोया जाए रबी, और गर्मी में बोया जाए वो गलत, जायद, और वर्षा के ऋतु में बोया जाए वो खरीफ। वर्षा ऋतु में खरीफ, गर्मी में जायद, और ठंडी में रबी, ठीक है। खरीफ धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, और खरीफ में ही दूसरा पार्ट है जायद का। चलिए क्लास 7 क्लास करते हैं। लोकतंत्र में समानता, तो ये समानता की बात हो रही है। समानता मतलब इस लोकतंत्र में सभी समान है, सभी एक जैसा है, इसकी बात ही समानता करता है। देखेंगे
गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान डरबन से कहाँ आए? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और मारिस वर्ग पर विवाद हो गया। मारिस वर्ग भी लिखा रहेगा और ऐसे भी लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा, मारिस मारिस वर्ग, ये दोनों एक ही चीज है। तो कहिए कि तोसो कहिए, मार्क्स वर्ग या मार्क्स वर्ग पर विवाद हो गया। और विवाद हुआ तो महात्मा गांधी को ट्रेन के डब्बे से उतार दिया गया, प्रथम श्रेणी से भगा दिया गया, उतार दिया गया। और रंगभेद की नीति कारण अंग्रेजों से अपमानित होना पड़ा था। किनको? महात्मा गांधी को। कहां से कहां जा रहे थे? डरवन से प्रिटोरिया जा रहे थे और बीच में एक स्टेशन आया माइट्सबर्ग। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, कहां? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, बीच में एक स्टेशन आया जिनका नाम है मार्क्सबर्ग। ये सब वर्ड याद रखना पड़ेगा। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, सब समान है इस बात के लिए बहुत संघर्ष चला है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला है और इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग, देख रहे हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन किए कि अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ कौन लड़े हैं? नेल्सन मंडेला, अफ्रीका में। लेकिन ये अफ्रीका की बात थोड़ी हो रही है, ये अमेरिका की बात हो रही है, दिमाग में बैठा के रख लीजिए। अफ्रीका पूछे तो अफ्रीका क्या होगा? नेल्सन मंडेला। और अमेरिका पूछे मार्टिन लूथर किंग। किंग, अच्छा, याद रखने का ट्रिक बना लीजिए। अमेरिका क्या है? लगता है कि सबसे अमीर है, सबका किंग है, बस किंग का अमेरिका का। ठीक है, और एक और क्या बचता? नेल्सन मंडेला। तो ये उसके बाद अफ्रीका का अपने आप उसमें छूट जाएगा। उद्देश्य क्या था? अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के, अफ्रीका से जो लोग वहां पे गए थे दास के रूप में, कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। उन लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को कम करने, गैर कानूनी घोषित करने और दक्षिण अफ्रीका देशों में मतदान अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए, मतदान का अधिकार नहीं था सबको, उन्हें पुनः मतदान का अधिकार देने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन को नाम पड़ा नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो दोनों तरह से पूछा जाएगा, यहां सेट करना होगा। नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, आंसर क्या दीजिएगा? मार्टिन लूथर किंग। और इंग्लिश में सिविल राइट मूवमेंट से संबंधित व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट से जुड़े व्यक्ति का नाम बताइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए। वही बात होगा, कितना भी घुमा ले आप किंग के साथ ही जाइएगा। किंग के साथ जाना है, किंग के साथ, किंग। ठीक है, किंग लगा है। और उद्देश्य था नस्लीय भेदभाव को कम करना और गैर कानूनी घोषित करना और अफ्रीकी देशों में मतदान का अधिकार देना। सबको मतदान का अधिकार नहीं था। आइए 2 करते हैं। चैप्टर 2, विधानसभा। बिहार में विधायक की संख्या, विधायक या विधान सभा के सीट में, सीट कितना? 243, 243। और विधान परिषद कितना? 75। कल ही बताए थे, क्या कल बताए थे? ठीक है, कल कल बताए थे 75, कल भी बताए, आज फिर गलती की है। और लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। ये 4 कंठस्थ रख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। विधानसभा, विधानसभा सीट 243, लोकसभा 40 और विधान परिषद 75 और राज्यसभा 16। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? अभी अभी तो खेल जो चल रहा है, खेल जो चल रहा है, सरकार को बहुमत फ्लोर टेस्ट देना है 12 फरवरी को। फ्लोर टेस्ट देना है ना। कितना बहुमत चाहिए किसी को भी? 122 चाहिए। कितना की कमी है? दूसरे में कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। चलिए, राज का पूरा प्रशासन किनके नाम से चलता है? देश का शासन किनके नाम से? देश का शासन राष्ट्रपति, राज का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है। लेकिन देखिए,
एक होता है वास्तविक और एक होता नाम मात्र। नाम मात्र जब आएगा तो आप जाएंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ, और वास्तविक जब आएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसका गांठ बांधना है। एक नाम का है, मानिए, कहिए, समझिए तो एक कठपुतली जैसा है। कठपुतली का मतलब समझ रहे हैं? पुतला, जिसको जैसे मन वैसे नचा लीजिए, जैसे बोलेंगे वैसे करना है, वो कठपुतली। ठीक है, वो कठपुतली जैसा। तो राजपाल, राज प्रशासन का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। और केंद्रीय प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन? गलत जवाब, राज्यपाल। आप पूछिए ना किसका, आप पूछिए ना किसका। संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति देश का, राज्यपाल राज्य का, संवैधानिक प्रमुख। और ये प्रमुख प्रधान और पहला व्यक्ति, राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल और देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल वाले राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियम के अनुसार अपना कामकाज चला रही है, नहीं चला रही है। पूछे, आपसे प्रश्न पूछ रहे, राज्यपाल का क्या काम है? देखता है, देखने वाला लोग है ये, को निगरानी करने वाला लोग है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक गार्जियन, एक पेरेंट्स अपने बच्चे की देखभाल करता है कि मेरा बच्चा जो है वो सही से काम कर रहा है, सही से पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में और राष्ट्रपति देश में ये देखने का काम होता है कि सरकार सही से चल रहा है या नहीं। ऐसा करने का ध्यान रखेंगे। और विधान परिषद, कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब भंग हो गया तो हट गया। सही बात है ना? पहले जम्मू में भी था, पहले 7 राज्य में था, अब 6 राज्य में ही है। 6 राज्य में, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्र और कर्नाटक में। 2 साउथ में, 2 नॉर्थ में, 1 मध्य में। याद हो गया? करना होगा। यूपी बिहार, बिहार यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र कर्नाटक। क्या हो गया तेलंगाना? 1 2 3 4, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। अरे अरे, ये तो खेल गया भावना के साथ। 6 वहां करवा दिया, कॉन्फिडेंस में पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है कि 6 है ही नहीं। ठीक है, तो 3 साउथ में, 2 नॉर्थ में, 1 मिडिल में। ठीक है, 3 साउथ में, 1 मिडिल में, 2 नॉर्थ में। इसकी संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है। ये होगा, ये कंफर्म है। 40, कम से कम 40, इससे कम नहीं। ठीक है, और अधिक से अधिक 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य किनके द्वारा? विधानसभा। देखिए, कई तरह से चुना जाता है इनको, परिषद को। कुछ राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। कुछ जो वार्ड सदस्य लोग हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, जनप्रतिनिधि, ये लोग वोटिंग करता है। कुछ स्नातक वाले वोटिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ एमएलए वोटिंग करता है, और कुछ को राज्यपाल। कितना क्राइटेरिया हो गया? स्नातक, जनप्रतिनिधि और एमएलए। एमएलए वो तो मनोनीत करना, वो 12 जो मनोनीत करता राजमामुआ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वो तो हो गया, राज्यपाल कर लिया तो उसी में। राज्यपाल जब जिनको जिनको मनोनीत किया, उनको कोई खास उपलब्धि हासिल था इसीलिए कर लिया, वो कंप्लीट हो गया, राज्यपाल में वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्नातक, जनप्रतिनिधि और विधानसभा।
ठीक है, इतने क्राइटेरिया है। हाँ, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा सलाह से मनोनीत होता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी समाप्त नहीं होता और जो कभी भंग नहीं होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पे समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का? गलत जवाब। हाँ, तो जो हम सवाल किए उसका जवाब नहीं है। विधान परिषद का कार्यकाल कभी भंग ही नहीं होता, कार्यकाल नहीं आनंद। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो इसका कार्यकाल कुछ नहीं अनंत, कभी भंग ही नहीं होता तो कार्यकाल क्या? हाँ, जब सदस्य लगा देंगे तो 6 वर्ष करिएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, और 6 वर्ष में 2 है, एक विधान परिषद का सदस्य, एक राज्यसभा के सदस्य। विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य लगाइएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। बिहार में स्थिति, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। कितने वर्ष के अंदर? 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ये हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के लिए संविधान में लक्ष्य था, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या 10,40,99,452। भारत की जनसंख्या में कौन सा पोजीशन है? तीसरा। पहला पोजीशन यूपी, दूसरा पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। ये क्रम आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, क्रम से सजाना, ठीक है। और क्षेत्रफल में क्रम बता सकते हैं तो बताइए। 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे एमपी, राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, चलिए, समाज में लिंग भेद क्या लिंग भेद होता है? कौन कौन लिंग भेद से पीड़ित है? सारी लड़कियां पीड़ित है। सबके घर में कॉमन चीज है। कैसे? कहिए, हम काट देते बात को। कैसे? सारी लड़कियां लिंग भेद थे क्योंकि जितना आपके भाई को मिला आपके घर में, क्या आपको उतना मिला? एक्सेप्शन हो आप तो अलग बात है, लेकिन नहीं, ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है, अपवाद में आ गए आप, लेकिन अक्सर 99.99% घर में का यही हाल है कि जितना लड़का को मिला उतना लड़की को नहीं मिला। और आप भी पीड़ित है। आप अपने घर में नहीं पीड़ित है ना, आप अपने स्कूल में पीड़ित हुए होंगे, आप अपने कोचिंग में होंगे, अपने सगे संबंधी में हुए होंगे, ठीक है। आप स्कूल में, कोचिंग में, सगे संबंधी में, आप जहां रूम लेने गए, आप जहां पढ़े, आप जहां यात्रा किए, आप जहां कहीं न कहीं तो पीड़ित है ही। तो लिंग भेद हर जगह है, ठीक है। अक्सर जेंडर के आधार पर, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर भेदभाव करना ही जेंडर क्या बोलते हैं समाज में? लिंग भेद बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बायसनेस बोलते हैं। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। कोई यदि इसका लिंग भेद करता है तो उसकी मनोवृत्ति को, टेंडेंसी को दिखाता है, अर्थात एक को प्रमोट कर रहा है, दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहा है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, पति हो, किसी भी ताल में एक चीज को प्रमोट करना और दूसरे को नीचा दिखाना, ये गलत चीज है और यही है लिंग भेद की नीति। क्या हमारे समाज में लिंग भेद की नीति अभी भी है? पहले की अपेक्षा कम हुई है पहले की अपेक्षा। पहले अपने घर का तो ठीक था, दूसरे घर में भी लड़की यदि पढ़ने चली गई, साइकिल पे चढ़ गई, साइकिल पे मतलब साइकिल चला ली, बाइक चला ली, तो ये दूसरे को खटकता था आंख में। ये
उस समय भेद का, लिंग भेद का ये स्तर था, ये लेवल था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग पढ़ लिख रहा है, समझ रहा, समझदार बन रहा है। यदि कोई कहीं पटना चला गया, दिल्ली चला गया, पंजाब गया, कहीं गया, घुमा, देखा, समझा कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, तो अब इसीलिए धीरे धीरे कम हो रहा है। चलिए, ये बातें हैं। समानता के लिए महिला का संघर्ष, ठीक है। भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर बसंत कुमारी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। दहेज के खिलाफ अधिनियम कब बना? 1961 में। दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने वाले को 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपया का जुर्माना। ध्यान रखेंगे आप लोग, हम तो ध्यान रख लिए, अब आप लोगों की बारी है ना, अब आप लोगों की बारी है। चलिए, रखे हैं, सबको पता है इन सबको। अच्छा, आप लोग बात लेट से जुड़े हैं इसीलिए नहीं पता है, जो पहले से जुड़े हैं उन लोगों को जरूर पता है। नहीं, नहीं, लोग कहने के लिए कह देता है, लोग कहने के लिए कह देता है, "हाँ, आप इसीलिए नहीं लिए ना कि मैडम पदाधिकारी है"। अरे क्या, इसका क्या मतलब? नहीं भी होती पदाधिकारी तो भी नहीं लेते। अच्छा ठीक है, समझदार बनना है, आप अपने बलबूते पे करने का प्रयास कीजिए ना। देखिए, मजबूरी है, गार्जियन की भी मजबूरी बन जाता है। कैसे मजबूरी? कि नौकरी वाला लड़का करना है तो खर्चा लगेगा, करना तो है ही नौकरी वाला, यदि संपन्न है गार्जियन तब। नहीं, यदि खर्च कर रहे हैं तो नौकरी वाला नहीं मिलेगा। गार्जियन की मजबूरी है, नौकरी वाला भी खोजना है और पैसा भी नहीं खर्च करना, नहीं चलेगा। तो मत करिए, बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार। तो चलिए ठीक है, समाज में बदलाव आ रहा है। एकाएक बदलाव संभव भी नहीं था और हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं, धीरे धीरे हुआ और होगा। होगा, एक से देख करके दूसरा सीखता है। यदि एक व्यक्ति को पढ़ते देख और नौकरी करते देख दूसरा व्यक्ति पढ़ने लगा, नौकरी करने के लिए सोचने लगा, तो एक व्यक्ति को बिना दहेज शादी करते देख क्यों नहीं करेगा? समाज बदलेगा, बस आशा रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, बदलेगा। और फिर वही बात नहीं, अरे इतना ले ये रहा, वो वाला एक कहानी हमेशा समझाते हैं। एक गांव का उद्धार होना था, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा आ गया। बोला, एक पंडित जी आए, पूजा किए और बोले सब एक एक लोटा दूध ला करके इस कुआं में डाल दो और अगले दिन से बारिश होगी, गांव के लिए शांति, सुख, समृद्धि का समय आएगा। और एक कंडीशन बताया गया कि रात के अंधेरे में लाके डालना है एक एक लोटा दूध। ठीक, सब यही सोचा, सब दूध डालेगा, केवल हम ही पानी डालेंगे। हम पानी डाल देते हैं, क्या एक लोटा दूध खपत करना, पता थोड़ा नहीं चलेगा किसी को। और यही सोच सोच के सब क्या किया, पानी डाल दिया, सुबह में देखा तो केवल पानी है, पानी था, सब यही सोचा। तो फिर यहाँ पे क्या पुट होता है, क्या समझ में आता है? मोरल स्टोरी क्या है कि दुनिया क्या करता है, ये आप जब सोचने लगे कि सब सब लेता ही है तो हम क्यों ना ले, तो फिर वही बार कहानी दूर आ जाएगा। सब क्या करता है इस बात को छोड़िए, आप अपने से शुरुआत करिए, होगा। और आप इतना मेहनत कर लीजिए कि आपको उस दहेज के पैसे का लोभ न रह जाए। बस मोरल स्टोरी यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ था और यह महिलाओं के घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने का हेतु बनाया गया कानून था। ठीक है, तो धीरे धीरे तो कम हुआ है घरेलू हिंसा, और खास करके शराबबंदी के बाद तो घरेलू हिंसा और ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, और महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हिंसा के रोकने के लिए कानून बना था। शिक्षा का अधिकार, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिए, क्या ये बोलते हैं? ये बोलते हैं? गलत। ये है, हम बोले ये बोलते हैं तो ठीक है। इसका ये भी एक कानून है, ये भी कानून है, इसका है राइट टू इंफॉर्मेशन। आई है ये, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, और राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। ठीक है, दोनों है। तो शिक्षा का अधिकार कब आया था? 2010 में। और सूचना का अधिकार 5 में। याद रखना आसान है, 5-10, 5-10। ठीक है, 5 में पहले क्या, सूचना की पहली शिक्षा, सूचना 5 में, 2005 में सूचना का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार 2010 में।
ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया शिक्षा का अधिकार, और इस अधिकार में क्या मिल गया सबको? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये बात। आइए, मीडिया और लोकतंत्र, क्या पढ़ना इस चैप्टर को? पढ़ने का भी मन नहीं करता अभी वर्तमान की मीडिया को देख करके, है ना। कोई बात नहीं है, नाम नहीं देना है कुछ, कोई बात नहीं। देखिए, आंख खोल के सोचिए, समझिए कि क्या मीडिया का काम है, चाहे दुनिया का कितना भी ताकतवर था, कितना भी पावरफुल था, कितना भी कुछ था, तो सब कुछ दिखाता। यदि गलती है तो वो भी दिखाता, गलती है तो वो भी दिखाता, सब कुछ दिखाता। जितना सही चीज हुआ सबको दिखाओ, बढ़ा बढ़ा के दिखाओ, लेकिन गलती को भी गलत दिखाओ। और वर्तमान की मीडिया सब कुछ दिखाता है, गलती को नहीं दिखाता है, गलती दिखाता है विपक्ष का। और ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? सत्ता में जो है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, जो है सत्ता में ज्यादा सवाल उससे, कम सम सवाल विपक्ष से। चाहे सत्ता में जिस राज्य में जो है, ये नहीं हो रही है वर्तमान में। होना ये चाहिए था। और जब ये हुआ था उसी समय बोला था चौथा स्तंभ। किसका चौथा स्तंभ है? गलत जवाब। हाँ, किसका चौथा स्तंभ है मीडिया? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन सी संसद। अच्छा, एक बात बताइए, वो तो अलग चीज है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और लोकतंत्र, है ना चौथा स्तंभ। किसका हो गया? किसका है, किसका अंग है ये चौथा? चौथा स्तंभ है मीडिया। जिसका 3 स्तंभ पहले से था, एक चौथा बन गया मीडिया। सरकार का होगा ना। आइए, तो 2008 में बिहार में बाढ़ आया था। कहीं पे 16 अगस्त रहेगा, कहीं पे 18 अगस्त भी रहता है। 16 को टूटा ही था थोड़ा सा, 18 को पूरा नहीं आया था। उसके बाद जन्म हुआ है क्या? चलिए, 2008 में आया था, और प्रत्यक्षदर्शी है हम लोग। हाँ, नहीं आया था, उधर आया था, हम लोग किधर आया था। हाँ, हम लोग के इधर आया था, इधर नहीं आया था। तो जो राघवपुर वाला सीमा रेखा से पूरब है, जिनका घर है वो प्रभावित थे, उसमें हम भी है। और उससे पश्चिम जिनका घर है वो प्रभावित नहीं थे। चलिए, कोई बात नहीं। मनरेगा, पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, गा से गारंटी। कब आया है? 2 अक्टूबर 2009। और पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? नरेगा। मौ कब जुड़ा, महात्मा गांधी कब जुड़ा? 2 अक्टूबर 2009 में। और अपन समाचार ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क मुजफ्फरपुर से, ये मीडिया की बात है। और मीडिया अंग्रेजी शब्द है मीडियम से लिया गया, जिसका अर्थ है माध्यम। इतना चीज आप इस चैप्टर से फैक्ट वाला चीज देख सकते हैं, बाद बाकी पढ़ने बच्चे को पढ़ने वाला है। अब फैक्ट वाला देख सकते हैं, बिहार में बाढ़ आया 16 अगस्त। मनरेगा क्या है? फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। और 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। आइए, विज्ञापन की समझ देख लेते कितना है इस क्लास में, उस हिसाब से इसको इंड करेंगे। क्लास 8, 8वीं कक्षा का शुरू हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी 2 से 3 दिन में कंप्लीट करके, और तब क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट, नींव तैयार होगा। नींव, अच्छा नींव पे अच्छा भवन बनता है। नींव बन जाएगा, 2-3 दिन समय चाहिए हमको, 2-3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एमसीक्यू वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, और जैसे सुबह में करवा रहे हैं वर्तमान में ज्योग्राफी, वैसा वाला पीडीएफ ला करके आप लोगों को करवाएंगे, वैसा करवाएंगे। लेकिन बेसिक तो तैयार हो जाए, नींव तो तैयार हो जाए। हाँ, पीडीएफ तो दिए हैं, सबको दे देंगे, आप लोग को भी दे देंगे, सबको देंगे, सबको देंगे। सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। 3-4 घंटे क्लास कर रहे हैं, 4-4 घंटे का क्लास कर रहे हैं। सबका पेमेंट ले लेते हैं, 4-4 घंटे क्लास करते हैं, ठीक है। इसीलिए सब पेमेंट कर दीजिए जल्दी से। नहीं कर रहे हैं, एक तो आप भी घाटे में चल रहे हैं, जो कर दिए उनको भी घाटे में दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आज आज से कल तक में सबको पेमेंट कर देना है, ठीक है। जिसका 2 दिन प्लस हो गया है वो आज कर दीजिए,
जिसका 2 दिन नहीं हुआ आज और कल देख लीजिए, कल पेमेंट कर दीजिए। कल के बाद पेमेंट की बात नहीं होगी, कल के बाद कैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपके एग्जाम तक और कैसे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ले, कैसे रिवीजन करवा दे, इस पे बात होगी। कब? कल के बाद। इसीलिए कल तक सबसे पेमेंट मिल जाना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऑनलाइन भी बात बोल दी है, कोई बात नहीं। आइए, विज्ञापन की समझ। हमारी त्वचा में किस कारण से, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमारी त्वचा का रंग तय होता है? मेलेनिन के कारण। मेलेनिन हमें सूर्य के नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यदि मेलेनिन नहीं होता हमारे शरीर में तो सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो जाता। जिनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, और जिनमें कम होती है वो गोरे दिखते हैं। हाँ, यही सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग यही आप भेदभाव करिए। ए देखो देखो, मेलेनिन कम वाला जा रहा है या जा रही है। ठीक है, अब आप लोग पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी में गाली देता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता, वही वाला हुआ। ठीक है, तो यही बात हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद हो जाए ये बड़ी बात होगी। क्यों मेलेनिन, मेलेनिन का क्या काम है, क्या काम हमारे शरीर में सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरण को रोकता है। यदि ये मेलेनिन नहीं होता हमारे शरीर में तो क्या होता? कैंसर होता, त्वचा कैंसर हो जाता। और ये, और साथ ही ये वर्णक है, वर्णक है। लवक इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं लवक, 2 वर्ड है, लवक और वर्णक। और इसी कारण से हमारे त्वचा का रंग निर्धारित होता है। कोई काला है, कोई श्यामला है, कोई गोरा है, और कोई गेहुआ कलर का भी है। होता है ना, कोई कोई गेहुआ कलर का, श्यामला होता है, गेहुआ कलर भी होता है। कलर का ही है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है ना हम काला है, ना गोरा है, ना श्यामला है, हम गेहुआ कलर के हैं। बोले नहीं, गेहुआ कलर नहीं हो तुम, गेहूं सांप हो। चलिए, तो जिनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, सांवले कलर का। और जिनमें कम और गोरे होते, जिनमें कम होते हुए गोरे दिखते हैं। आइए हमारे आसपास के बाजार देख लेते हैं। 5 मिनट क्लास और लेते, 25 तक। धीरे धीरे टारगेट बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे। कल क्लास होगा 30 या 35 तक। ठीक है, धीरे धीरे टारगेट बढ़ा रहे हैं। आइए हमारे आसपास के बाजार, साप्ताहिक बाजार लगता है आपके आसपास, सप्ताह में एक बार। हाट जैसे जिसको बोलते हैं। शहर के मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गांव के मॉल। अच्छा, जग नारायण मसाला व्यापारी है, पटना सिटी का, मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। नाम है जग नारायण मसाला, जग नारायण नाम है पूरा उसका। इसका कहानी इस बारे में इसमें दिया है, वो कैसे रहन सहन है, कैसे व्यापार करता है, कैसे परिवार को पालन पोषण करता है। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो फैक्ट है उसी से समझिए। बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कुड़ियां। जैसे देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा कहाँ से होता है उत्पादन? बिहार से होता है। मखाना उत्पादन बिहार नंबर 1 है। और बिहार में कौन सा जिला? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। ठीक है, और मखाना की खेती का क्रम है, सबसे पहले गुड़िया निकाला जाता है। ठीक है, छिलका सहित। हाँ, गुड़िया से लावा बनाना, उससे फिर वो उजला वाला पार्ट निकालता है। स्थानीय अदतिया, अड़हतिया 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 को दिया जाता है। वो थोक, खुदरा और फिर उपभोक्ता तक पहुंचता है। आढ़त में बोलते हैं ना, आढ़त से थोक विक्रेता लेता है, थोक से खुदरा लेता है, खुदरा से उपभोक्ता ले जाता है, खाने वाला लोग ले जाता है। तो ये है मखाना। अध्याय 10 में चले मंडी घूमने, चलिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में शॉर्ट टर्म बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या चीज है? इस चिड़िया का नाम MSP, कोई बताएं तो हमको। चिड़िया का मतलब वही। हाँ बोलिए, क्या है? क्या फिक्स किया जाता? सही जवाब दे रहे हैं, सही से बोलिए। फिक्स कर दिया जाएगा सब अनाज का? मार्केट प्राइस नहीं है, मिनिमम। मिनिमम समर्थन मतलब सपोर्ट, पी से प्राइस। चलिए ठीक है, देखिएगा ये क्यों किया गया, ध्यान समझिएगा। होता क्या था, ठीक है, मार्केट को समझिएगा। कभी क्या होता था, इस साल ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो गया। ठीक है, ज्यादा सामान, सबके पास वो चीज है, दाम कम। इस बार ज्यादा उपज हो गया, सबके पास गेहूं है, खूब अच्छा, बहुत बहुत गेहूं है। उस साल क्या होगा, दाम कम हो गया। और अगले साल सब ये सोचा, रहे
पिछले साल ना हम गेहूं लगाए थे खेत में, उस अच्छे दाम से बिका नहीं, इस बार लगाएंगे ही नहीं, ये सोच के कोई भी नहीं लगाया, मतलब बहुत कम लगाया। इस बार कम लोग लगाया तो क्या हो गया, दाम ज्यादा, इस बार दाम ज्यादा हो गया। ये लगाया कम लोग, इस बार ज्यादा लोग लगाया था, दाम कम हो गया, कम लोग लगाया, दाम ज्यादा हो गया। अब इस कारण से सरकार का क्या मकसद था, इस चीज को बचाना था, सबसे सबको बचाना था, ये तो उल्टा पुल्टा चल रहा था। ये सोच लेता था किसान किस बार नहीं लगाएंगे, कम लगाता था तो दाम ज्यादा हो जाता था, जिस बार ज्यादा लगा देता उस बार दाम कम हो जाता था, उल्टा स्थिति था ना। इस चीज से बचाने के लिए सरकार बोल दिया कि किसी भी फसल को बेचने से पूर्व ही उसका दाम निर्धारित कर देंगे कि इस साल गेहूं का कीमत ये रहने वाला है, इससे ऊपर जा सकता है लेकिन किसी भी हाल में इससे कम नहीं होगा, ताकि किसी भी हाल में इस रेट से कम नहीं होगा, ये चीज निर्धारित कर देने का काम। और यदि कोई नहीं खरीदेगा तो जो भी फसल उगा है सब जाके कहां देना है, क्या होता है पैक्स में देना है सबको, ठीक है, सहकारी समिति भी बोलते हैं हिंदी में, वहां जाकर के सब उसको बेच लेना है। यदि कोई ना ले तो जो हम फिक्स किए उसी पे बेच लेना, और ज्यादा बिके तो आप बेच लीजिए, आप स्वतंत्र है बेचने के लिए, ताकि लोग इस अनिश्चितता से बचा रहे, इसीलिए एमएसपी लाया गया, क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एमएसपी लाने का सरकार का क्या उद्देश्य था। अब तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है, ये कहीं लुसेंट या कहीं पे नहीं मिल जाएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होगा, और इसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग को इस बैच में इस तरह से पढ़ा रहे ताकि दोनों चीज हो जाए, फैक्ट भी मिल जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आइए, ये एमएसपी है ताकि उचित मूल्य पे मिल सके, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया जाता है। और बिहार के दक्षिण में पश्चिम क्षेत्र में स्थित है कौन कौन सा जिला, रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। धान की खेती, अच्छा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक धान की खेती, रोहतास, सही जवाब है। और गेहूं की खेती सबसे अधिक रोहतास, ये भी सही जवाब है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा लोग, सबसे सबसे कम पढ़ा लिखा लोग पूर्णिया, ठीक है। सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला रोहतास, सबसे अधिक पढ़ा लिखा पुरुष रोहतास, सही जवाब है। तो इसमें क्या है, सबसे सहरसा है सबसे कम पढ़ी लिखी महिला, और सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष जो है पूर्णिया है। टोटल में भी कम है, पुरुष में भी कम है, महिला में कम है सहरसा। आइए, कुल उत्पादन का प्रतिशत है, कुल उत्पादन 30% है धान का, ठीक है, पूरे बिहार में जितना होता है उसका 30% इन्हीं जिलों में होता है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र सीमांत मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और गया। और सरसों ज्यादा बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है, लीची। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पूर्णिया, उसके बाद किशनगंज, तब कटिहार। पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है, मिल भी है, बहुत बड़ी मिल भी है, ठीक है। और गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। कौन सी व्यावसायिक फसल है, गन्ना। और गन्ना के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 है, गलत जवाब, गलत जवाब, पश्चिम चंपारण, सही जवाब। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था, बिहार को, अब नहीं है, अब कम उत्पादन होता है। 1942-43 में बिहार राज्य में 32 मिल था, लेकिन अब चीनी मिल की संख्या बिहार में काफी कम हो गया है। याद रखेंगे, अध्याय 11 से आगे कल चलेंगे, और क्लास 7 का एनसीईआरटी भी करना है। चलिए, तो जितने भी लोग ऑनलाइन थे ऑफलाइन थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी जोश और जुनून के साथ। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और आप अपना एक सीट फिक्स करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, जरूर होगा, सबका रिजल्ट होगा, मेहनत